नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बेस्ट बैंक फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट इस टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम अलग अलग बैंक्स को देखेंगे, उनके अकाउंट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी हमें देते हैं। अच्छा, जो भी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी हमें देते हैं ना, उन सारे के सारे बैंक्स को भी हम कंपेयर करेंगे और फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जी आज की डेट में बेस्ट बैंक कौन सा है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए। एक एक बैंक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक एक इन द सेंस जो भी मेन बैंक्स है। देखो, सबसे पहले हम HDFC बैंक से शुरू करते हैं। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लिखा होता है कि जी HDFC बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग। अब ये थंबनेल लगा देते हैं बड़ा बड़ा, बहुत सारे लोग देखते हैं और एक तरह से एकदम क्लिक करते हैं कि जी HDFC बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने लग गया क्या। लेकिन आंसर ये है कि HDFC बैंक किसी भी प्रकार का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोलता। HDFC बैंक का जो सबसे अच्छा अकाउंट है उसका नाम है HDFC बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। लेकिन ये जो अकाउंट है ये कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता। इस बैंक में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक पे लेके चलता हूं। मैं मान के चल रहा हूं काफी लोगों को बेसिक्स भी नहीं पता। देखो, एक होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, एक अकाउंट होता है जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लो HDFC का ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, इसमें आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, यानी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए की एवरेज आनी चाहिए। अगर बैलेंस कम होता है, ये एवरेज मेंटेन नहीं होती, तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। वहीं मान लो कोई एक ऐसा बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, तो उसके अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हो तो चाहे आप अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 लाख रखो या 10 करोड़ रखो, बैलेंस जितना मर्जी हो, बैलेंस मेंटेन करने के नाम पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। इसलिए लोग सोचते हैं कि यार अगर अकाउंट खोलना ही है सेविंग्स अकाउंट, तो मैं एक ऐसे अच्छे से बैंक में अकाउंट खोल लूं जहां मेरे को जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाए। भी कई बार होता है कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी पड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए ही रह गए हैं, तो मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है। समझ के बात को। इसीलिए अक्सर लोग जीरो बैलेंस अकाउंट को खोलने का ये सोचते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अब HDFC बैंक मैंने जैसे आपको बताया कि 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट बेकार है या बैंक बेकार है, बहुत अच्छा बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो बहुत अच्छा बैंक है। बट पॉइंट वही आ जाता है कि जीरो बैलेंस सोच के मत खोलो। अगर आप 10,000 मेंटेन कर सकते हो, आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 पड़ा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिल खोल के अकाउंट खोलो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है आपका एक्सिस बैंक। ये भी बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा अकाउंट है उसका नाम है एक्सिस बैंक इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट। ठीक है जी। इस अकाउंट को अगर आपको खोलना है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस 12,000 मेंटेन करना पड़ेगा। यहां जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की कोई फैसिलिटी नहीं। एक अकाउंट है इसका जो जीरो बैलेंस खोलता है, उसका नाम है एक्सिस बैंक का अमेज सेविंग अकाउंट। लेकिन देखो, जीरो बैलेंस तो हम इसलिए खोलते हैं ना कि हमारा कोई फालतू का खर्चा ना हो। लेकिन इस अमेज अकाउंट को खोलने के लिए, इस अकाउंट को सिर्फ मेंटेन करने के लिए एक्सिस बैंक एक फीस चार्ज करता है। बोलता है अगर आप ये अकाउंट खोलोगे तो 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ आपको फीस देनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट को चलाने के लिए। तो क्या फायदा है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, साल का क्या मैं 2400 रुपए सिर्फ इस बात पे दूं कि मैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहता हूं। समझ के बात को। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो हम एक्सिस का ये अमेज अकाउंट तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। खोलना है तो इजी एक्सेस खोल सकते हो, लेकिन अगेन जीरो बैलेंस नहीं है, 12,000 पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। HDFC में भी कोई जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं है। अब आ जाओ ICICI बैंक। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे परफेक्ट बैंक है, लेकिन यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी कोई नहीं देता ICICI बैंक। इवन ICICI बैंक में तो आप ऑनलाइन अकाउंट भी नहीं खोल सकते। समझ के बात को। ICICI बैंक में आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन अकाउंट भी नहीं खोल सकते। अकाउंट खोलना है तो ब्रांच जाना पड़ेगा। ICICI बैंक का क्लियर फंडा है कि मेरे को कस्टमर बहुत सारे नहीं चाहिए, मेरे को कस्टमर कम चाहिए, लेकिन वो चाहिए जिनके पास मोटा पैसा है। इसीलिए तो अभी आपने थोड़ा टाइम पहले न्यूज देखी होगी, ICICI बैंक ने सीधा रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाली कि जी 50,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। भी अगर 50,000 रुपए से कम हो गया बैलेंस ना अकाउंट में, तो पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। सीधा बोला मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा नहीं चाहिए, वो कस्टमर चाहिए जिनके पास पैसा है। फिर बहुत ज्यादा हू हल्ला हुआ, थोड़ा RBI का इंटरवेंशन भी हुआ, तो फिर ICICI ने बोला कि चलो ठीक है, 50,000 ना सही,
तो कम से कम अगर आप मेट्रो लोकेशन में रहते हो, बड़े महानगरों, बड़े बड़े शहरों में, तो 15,000 रुपये तो एटलीस्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 7500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। रूरल एरिया में रहते हो तो 2500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलता आईसीआईसीआई बैंक का, ऑफलाइन ही खुलेगा ब्रांच जाके। चैलेंज क्या आता है, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आप ब्रांच में चले गए, या आईसीआईसीआई की ब्रांच है, आप इसके अंदर चले गए। आप जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाओगे ना, वहां जाके बोलोगे कि जी मेरे को इसका रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलना है, वो बोलेगा ठीक है 15,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपको लोगे डन है जी, 15,000 मेंटेन कर लेंगे। वो कहेगा लेकिन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। बोले कितनी करनी पड़ेगी? 1 लाख रुपए करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसीलिए तो वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोलता, इसलिए तो बोलते हैं ब्रांच आओ, एक बार 1 लाख रुपया दो, अकाउंट खोल लो, फिर चाहे पैसा निकाल लेना, अकाउंट में 15,000 मेंटेन कर लेना, लेकिन एक बार तो 1 लाख रुपया लगेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एकदम 1 लाख रुपया थोड़ी ना पड़ा है। ठीक है, जिसके पास नहीं पड़ा तो आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हम नहीं खोल सकते, आप दूसरे बैंक के अंदर देख लो। तो अगेन आईसीआईसीआई का अप्रोच क्लियर है कि मेरे को एलाइड कस्टमर चाहिए, सिर्फ एलाइड बैंकिंग करता है आईसीआईसीआई बैंक। बाकी वैसे बहुत अच्छा बैंक है, जीरो बैलेंस तो नहीं है, बट अगर मान लो पैसा अफोर्ड कर सको तो इसकी आई मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है। ठीक है, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है। एयू के अंदर ज्यादा नहीं तो 10-15 अलग अलग प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, लेकिन एयू का जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, सिर्फ ये अकाउंट ऐसा है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। बाकी दूसरे जैसे मान लो एयू रॉयल अकाउंट है, एयू रॉयल अकाउंट जो है उसके अंदर तो मंथली एवरेज बैलेंस आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ता है। तो गलती से कोई गलत अकाउंट मत खोल लेना। खोलना है जीरो बैलेंस एयू बैंक में तो डिजिटल अकाउंट ही खोलना। नंबर 2 बात, इसके अंदर इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। कभी कभी इनिशियल फंडिंग 5,000 हो जाती है, कभी कभी ये 10,000 रुपए भी कर देता है। यानी एक बार आपको ये फंडिंग करनी पड़ेगी, फिर अकाउंट खुल जाएगा, फिर चाहे बैलेंस लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रख लेना, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, चैलेंज एयू बैंक के साथ क्या आता है, देखो अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा बीच में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने और हरियाणा गवर्नमेंट का एक फ्रॉड हो गया था। 590 करोड़ रुपया, मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ एम्प्लॉयज का कुछ फ्रॉड था, वो 590 करोड़ रुपया इधर उधर कर दिया उन्होंने, है ना, हरियाणा सरकार का। तो अगेन मतलब देखो ये ना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लोग तो प्राइवेट बैंकों में पैसा रखने से भी डरते हैं। ठीक है भाई, लोग तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि पैसा रखेंगे तो सरकारी बैंकों में रखेंगे, तो उनके लिए तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जो डीसिप का पार्ट है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ये, तो इनमें पैसा रखने से भी डरते हैं। तो फिर ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप समझ रहे हो बात को कि लोगों का एक डर है। हालांकि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत में, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सारे के सारे आरबीआई की जो सब्सिडरी बॉडी है ना, डीआईसीजीसी, इनसे इंश्योर्ड है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, लोगों का माइंडसेट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में ये रहेगा कि मैं आपको एकदम जेन्युइन पिक्चर पेश करूं आपके सामने। तो अब ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि देखो सिस्टम के हिसाब से सेफ है, आरबीआई के हिसाब से सेफ है, वो अब आपकी चॉइस है। मैं प्लस माइनस सारे पॉइंट्स लेके चल रहा हूं कि जी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है जी आपको। ठीक है जी, कभी 5,000 तो कभी 10,000। उसके बाद ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, और उसमें भी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही आप खोलना। सब कुछ ओके लगता है तो अकाउंट खोल सकते हो। अच्छा, एक चीज और बोलो, इस वीडियो में मैं जितने भी अकाउंट्स को डिस्कस करूंगा ना, इन सभी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने ये बना रखा है कि मान लो, लेट अस सपोज, एक एग्जांपल लो कि आपको, अभी हम आगे एसबीआई को डिस्कस करेंगे, मान लो आपको पसंद आ गया कि एसबीआई का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो बढ़िया लग रहा है, कि मैंने जो फीचर्स बताए हैं वो ठीक लग रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब आप चाहते हो कि इसका अकाउंट खुलेगा कैसे, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो जितने भी बैंक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एचडीएफसी डिस्कस किया, एक्सिस डिस्कस किया, एयू डिस्कस किया, कोटक, एसबीआई, जितने भी डिस्कस करेंगे ना, सभी के अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना रखी है। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ना, ये सभी के जो अकाउंट ओपनिंग के ऊपर वीडियोस बना रखी है ना, उन सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा। जो आपको इस वीडियो में समझ आएगा, मान लो आपको जो भी अकाउंट समझ आया, उसका अकाउंट खोलना है, तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा। ठीक है, पहले आप इसको कंपैरिजन देख लो। इसके बाद आता है आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अच्छा है भी और नहीं भी। ठीक है, किसके लिए अच्छा है, देखो पहली चीज तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है ना, वही सेम टू सेम आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा, कि अकाउंट नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पासबुक उठाने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा, दूसरी बात, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलता है, यस बिल्कुल खोलता है। जो अकाउंट खोलता है जीरो बैलेंस, ये भी अलग अलग अकाउंट ऑफर करता है, जैसे इंडसइंड डिलाइट हो गया एक, ठीक है, एक हो गया इंडसइंड मल्टीप्लायर मैक्स, एक हो गया इंडसइंड सेलेक्ट। सिर्फ जो डिलाइट अकाउंट है वही जीरो बैलेंस अकाउंट है, वरना किसी में 50,000 तो किसी में 1 लाख मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है।
खैर इंडसइंड डेलाइट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर भी इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपए की आपको करनी पड़ती है, फिर अकाउंट खुलता है, फिर चाहे पैसा निकाल लेना, जीरो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चैलेंज क्या है इसके साथ, देखो जैसे जब आप अकाउंट खोलते हो, ये आपका मोबाइल है, इसमें आपने अकाउंट खोल लिया, आपका अकाउंट खुल गया, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी के अंदर जो बैंक है, जैसे अब इंडसइंड का अकाउंट खोल रहे हो तो इंडसइंड का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा, वो ये कहेगा अपना पैन कार्ड दिखा दो, अपना आधार कार्ड दिखा दो और आपकी सेल्फी लेगा वो, ठीक है, और एक कहेगा कि सिग्नेचर कर दो उसके सामने ब्लैंक पेपर पे, ठीक है जी। इसको वीडियो केवाईसी बोलते हैं। ये होने के बाद ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडसइंड के साथ चैलेंज ये आता है कि मान लो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है जी, और मान लो फिलहाल आप मुंबई में बैठे हो, मुंबई में सोचा कि ऑनलाइन अकाउंट खोलता है तो खोल लेते हैं, खुल गया। जब केवाईसी होएगी ना तो एम्प्लॉय पता है क्या कहेगा, मतलब केवाईसी होने से पहले ही आप 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग कर चुके होगे, फिर जैसे ही एम्प्लॉय आएगा केवाईसी करने, वो कहेगा यार आप तो अपने आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है उस लोकेशन पे हो ही नहीं, आप तो दिल्ली में हो ही नहीं, आप तो यहाँ मुंबई में बैठे हो। वो कहेगा केवाईसी नहीं हो सकती। बोले क्या ऑप्शन है, फिर कैसे केवाईसी होगी? वो कहेगा यार दिल्ली में जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसके नजदीक जो भी इंडसइंड की ब्रांच है वहां जाना पड़ेगा और केवाईसी करनी पड़ेगी। आप कहोगे यार मैं तो 5,000 रुपये भी दे चुका हूं। बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, देखो 5,000 बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा नहीं मरेगा, लेकिन जब तक केवाईसी नहीं होएगी इस पैसे को भी आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ के बात को? तो कहने का मतलब अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही हो, मतलब अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का है और दिल्ली में ही बैठ के अकाउंट खोल रहे हो तो बड़े शौक से खोलो, ठीक है। लेकिन अगर आपका एड्रेस दिल्ली का, फिलहाल आप कहीं और बैठे हो और फिर खोल रहे हो, 5,000 की इनिशियल फंडिंग भी कर दोगे, फिर बोलेगा केवाईसी नहीं हो सकती, जब दिल्ली जाओगे तो केवाईसी होगी, ब्रांच में जाके होगी। और मान लो आपका चक्कर अगले 1 साल तक नहीं लगने वाला, तो 5,000 रुपया तो फंस गया ना। तो इसीलिए बस ये थोड़ा सा देख लेना इंडसइंड बैंक के साथ। अब अभी तक आपने एक चीज नोट की, अभी तक हमने सारे प्राइवेट बैंक्स को डिस्कस किया, अभी तक हम सरकारी बैंकों पे आए नहीं। इसके बाद हम, ये लास्ट प्राइवेट बैंक है, इसके बाद हम फिर गवर्नमेंट बैंक्स को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट बैंक्स के अंदर सबसे शानदार जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है। कोटक महिंद्रा बैंक 2 प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। पहले का नाम है कोटक 811 क्लासिक सेविंग्स अकाउंट और दूसरे का नाम है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, फर्क क्या है? देखो पहली बात तो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखो जीरो बैलेंस अकाउंट इस पे भी टिक लगा है, इस पे भी टिक लगा हुआ है, दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है। अच्छा, जो क्लासिक अकाउंट है उसको खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग 2,000 करनी पड़ती है, सुपर अकाउंट को खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, जो क्लासिक अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड का जो चार्ज है वो 399 रुपए है। सुपर अकाउंट में डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं है, लेकिन एक और बेफजूल का चार्ज है एनुअल प्रोग्राम फीस, इसकी फीस भी 399। तो मैं ये कह देता हूं कि दोनों ही अकाउंट के डेबिट कार्ड की फीस 399 रुपए है, ये जीएसटी वीएसटी मिला के। दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है, दोनों ही अकाउंट में 399 रुपए डेबिट कार्ड की फीस है। एक को खोलने के लिए 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग लगती है, दूसरे को खोलने के लिए 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग लगती है। लोग कहेंगे फिर तो क्लासिक खोल लो, सुपर खोलने का क्या फायदा है? सुपर खोलने का यह फायदा है कि सुपर अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, इस डेबिट कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी 100 रुपए अगर ऑनलाइन खर्च किए तो 5 रुपए का कैशबैक, 1,000 खर्च किए तो 50 रुपए का कैशबैक, महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो साल में 6,000 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। ये सेविंग्स अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसीलिए सुपर अकाउंट जो है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। बट इसकी एक कंडीशन ये है कि हर महीने आपके अकाउंट में एटलीस्ट 10,000 रुपए की एक क्रेडिट एंट्री आनी चाहिए, तभी ये सुपर अकाउंट चलता रहेगा। तो अगर कोई इसको सैलरी अकाउंट की तरह यूज करना चाहता है तो आंख बंद करके जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो सुपर अकाउंट खोल लेना। नॉर्मल अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर क्लासिक अकाउंट भी शानदार है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर, इसको बहुत डेप्थ में समझा रखा है, वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट अगर आप बैंक की तरफ जा रहे हो तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक सबसे शानदार अकाउंट हो जाता है। अच्छा, अब लेकिन अच्छा एक चीज पता है क्या, जो ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक, मान लो आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनके साथ एक चैलेंज पता है क्या होता है कि जब आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉ करते हो, ठीक है, तब ये अच्छा खासा चार्ज लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, कोटक का क्लासिक अकाउंट है या मान लो कोटक का सुपर अकाउंट ले लो, ठीक है, कोटक का सुपर अकाउंट है, ये बोलते हैं कि महीने में 4 ट्रांजैक्शंस तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ब्रांच में जाओ, चाहे कैश डिपॉजिट करो चाहे विड्रॉ करो। लेकिन उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जब आप करोगे ना तो हर 1,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करने पे आपको 5 रुपए का चार्ज लगेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए ब्रांच में जाके डिपॉजिट या विड्रॉ कर लिया तो 5,000 रुपए लग गए,
मान लो अगर 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट या विड्रॉ करना पड़ गया तो 50,000 रुपए की भी फीस लगेगी। वहीं अब आप आ जाओ सरकारी बैंकों की तरफ, ठीक है, एक सेकेंड। सरकारी बैंकों में सबसे शानदार अकाउंट मेरी तरफ से आप एसबीआई की तरफ जाओ। देखो, प्राइवेट बैंकों में कोटक की तरफ जा सकते हो, सरकारी बैंकों में एसबीआई की तरफ जा सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बोले कि चलो कोटक और एसबीआई दोनों बेस्ट हैं अगर, तो इनमें से एक बेस्ट बताओ ना। देखो, अगर तो कैश में बहुत ज्यादा लेन देन है, बहुत ज्यादा, दुकानदार हो, कैश में ही ट्रांजैक्शन होती है, ब्रांच जाना पड़ता है बार बार कैश डिपॉजिट करने तो कभी विड्रॉ करने, तो कोटक का जो अकाउंट है ये मत खोलना। फिर आप आंख बंद करके एसबीआई खोल लेना। ऑनलाइन अगर काम है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कैश में कोई लेन देन नहीं है ज्यादा, ठीक है, महीने में 5-10 हज़ार का ही लेन देन है, ज्यादा लेन देन नहीं है, ब्रांच नहीं जाना पड़ता बार बार, तो आंख बंद करके फिर कोटक का अकाउंट खोल लेना। समझ गए? कैश में लेन देन है तो एसबीआई खोलो, नहीं लेन देन है तो कोटक खोलो। ठीक है जी। क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, एसबीआई का जो अकाउंट है उसका नाम है एसबीआई का जो अकाउंट है उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट क्या बोलता है, बहुत अच्छा है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई फालतू पैसे नहीं है। लेकिन एसबीआई में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो ब्रांच में जाके, तो 3 ट्रांजेक्शन तो महीने की फ्री है। उसके बाद चौथी ट्रांजेक्शन चाहे 10,000 की करो, चाहे 1 करोड़ की करो, चाहे 10 करोड़ की करो, चाहे 100 करोड़ की करो, सिर्फ एक फ्लैट चार्ज लगेगा 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी 59 रुपीज का। प्राइवेट बैंकों में कैश डिपॉजिट विड्रॉ ब्रांच में करते हो तो ज्यादा पैसा लगता है, सरकारी बैंकों में मैंने आपको दिखा दिया एसबीआई का सिर्फ 59 रुपीज का चार्ज है। तो वही चीज मैंने आपको बोली, सिंपल एक यही निचोड़ है कोटक और एसबीआई का, कि कोटक बेटर जीरो बैलेंस अकाउंट है अगर तो आप का कैश में लेन देन नहीं है, एसबीआई बेटर है अगर कैश में लेन देन है। बाकी सरकारी में आप और भी अकाउंट्स है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में इसलिए रिकमेंड नहीं करता, 2 अकाउंट है, एक ब्रो सेविंग्स अकाउंट है, एक लाइट सेविंग्स अकाउंट है। ब्रो अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन इसको सिर्फ 18 साल से 24 साल की अगर आपकी उम्र है, अगर तो आप इस गैप में आते हो, इस एज में आते हो, तब खोल सकते हो। लेकिन जो इसका लाइट सेविंग्स अकाउंट है ना, ये कोई भी 18 प्लस खोल सकता है, लेकिन इसी कंडीशन ये है कि इसमें 3,000 रुपये बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। बाकी और सरकारी में जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस, डाकघर में जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है। अब डाकघर में 2 अकाउंट खुलते हैं, एक तो है IPPB जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, और दूसरा है पोसा, POSA, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। अगर तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो तो ये ऑनलाइन खुल जाएगा जी। खुल गया ऑनलाइन खुलने के बाद यहां से आप इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो किसी को भी। लेकिन जी ये पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके अंदर आप FD नहीं बना सकते, पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकते, पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और पेमेंट बैंक में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख रुपए से ज्यादा आपका बैलेंस नहीं हो सकता। फिर पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं ये अकाउंट तो खोल ही लो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, साथ में जो हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है इसको भी खोल लो। देखो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ऐसा अकाउंट है, चाहे इसमें 10,000 रखो, चाहे 10 करोड़ रखो, चाहे 100 करोड़ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये IPPB जैसा अकाउंट नहीं है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के साथ लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑफर करता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग इन द सेंस इसकी कोई डिजिटल ऐप नहीं है, ऑनलाइन पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते, सिर्फ पैसा भेजो ब्रांच में जाके, डाकघर में जाके, फिर ये पासबुक में प्रिंट कर देंगे। तो डाकघर वाले बोलते हैं कि ये भी खोल लो, ये भी खोल लो, हम आपस में इन दोनों को लिंक कर देंगे कि मान लो 2 लाख से ज्यादा बैलेंस हुआ, 3 लाख हो गया, तो इसमें तो आ नहीं सकता, ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। जब चाहिए होगा पैसा तो इधर से निकल के इधर से वापस बाहर चला जाएगा। बट अगेन वही पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा फिर वो चीज़ हो जाती है कि इतनी ट्रेडिशनल बैंकिंग और इतना हेडेक कि इसको भी खोलो उसको भी खोलो। तो अगेन आपकी चॉइस है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर भी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी बना रखा है, PNB पे भी बना रखा है। बट ऑल टुगेदर निचोड़ यही निकलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों में बेस्ट है अगर तो आप खोलना चाहते हो। और अगर मान लो ऑनलाइन ही सारा काम है, कोई कैश में लेन देन नहीं है, तो आंख बंद करके आप कोटक खोल सकते हो। दोनों की अकाउंट ओपनिंग की जो वीडियोज़ हैं, अगर मन करता है आपका, तो दोनों की वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, खैर अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।